अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जी एजुकेशन पॉइंट। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 9 का मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। नेशनल बुक फाउंडेशन की क्लास 9 जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरे लेक्चर्स पसंद आए और वीडियो को गौर से सुनिएगा कि आप लोगों को सब टॉपिक्स ईच एंड एवरीथिंग कवर हो जाए। तो वीडियो पसंद आया करे तो लाइक कर दिया करें, सब्सक्राइब कर दिया करें कि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और इसके साथ साथ शेयर कर दिया करें कि किसी की हेल्प हो सके। तो डियर स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। हमारा यूनिट 1 है रियल नंबर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शंस पढ़ लेते हैं कि रियल नंबर होता क्या है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को मैं बताती चलूँ कि रियल नंबर्स होता है उसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं। ऑल राइट। और रियल्स नंबर्स हमारे पास वो नंबर्स होते हैं जो हमारे पास सारे डिजिट्स होते हैं, उनको हम रियल्स नंबर कहते हैं। ठीक है, सारे जितने भी डिजिट्स हो गए उनको हम लोग रियल नंबर कहते हैं। लेकिन रियल नंबर्स में फिर हमारे पास टाइप्स आ जाती हैं, रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। ठीक है डियर स्टूडेंट, रैशनल नंबर्स को हम लोग किससे डिनोट करेंगे? क्यू से। और इरेशनल नंबर्स को हम किससे डिनोट करेंगे? क्यू डैश से। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ लेते हैं इरेशनल नंबर क्योंकि शॉर्ट है, देन फिर हम लोग आते हैं रैशनल नंबर की तरफ। सबसे पहले तो आप ये देखें कि ये दोनों का कम्बिनेशन हमारे पास किसका हो रहा है? रियल नंबर्स का। तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं, देखें, आर इज इक्वल टू क्यू यूनियन क्यू डैश। सही है, यूनियन का मतलब होता है इकट्ठा, तो इन दोनों का इकट्ठा क्या है? रैशनल नंबर, वो रियल नंबर, सॉरी। और दूसरी कंडीशन ये है कि अगर हम इन दोनों का इंटरसेक्शन लें तो कोई ना कोई इसमें कॉमन आएगा, इट्स कॉमन नहीं आएगा, सॉरी। तो इट्स मीन कि ये जब भी इनका इंटरसेक्शन होगा रैशनल और इरेशनल नंबर का, तो हमारे पास क्या आएगा? एम्प्टी सेट आएगा। ओके, ऑलराइट। अगर हम बात करें इरेशनल नंबर की, तो ये हमारे पास सिंपल फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं होते। ठीक है, कभी भी इरेशनल नंबर हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं होंगे, नेवर। यानी कि पी डिवाइड बाई क्यू, यानी हम कोई से भी बात कर लें, अगर कोई भी नंबर ले लें हम, जैसे कि 3/4, तो ये हमारे पास इरेशनल नंबर नहीं है। ऑल राइट। अब हम बात करते हैं, इसमें हमारे पास सबसे पहले तो यह है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन रिपीटिंग होते हैं। अब आप ये सोच रहे होगे कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग से तो चला समझ आ रहा है कि ये रिपीट हो रहे हैं, लेकिन रिपीट नहीं हो रहा है। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग कैसे हैं? तो मैं आपको ये बताती हूँ। नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं नंबर जो डेसिमल फॉर्म में तो होते हैं, लेकिन वो टर्मिनेटिंग होते हैं जो मतलब डिफरेंट नंबर आते हैं लेकिन वो सॉल्व हो जाते हैं। जैसे कि हमारे पास आ जाता है, अगर हम बात करें 1/2 की, तो उससे हमारे पास आंसर आता है 0.5। डियर स्टूडेंट्स, नॉन टर्मिनेटिंग इस तरह ये टर्मिनेटिंग हुआ क्योंकि ये फिनिश हो गया। इसके अलावा मतलब हमारे पास कोई मतलब इसको और सॉल्व नहीं कर सकते, यहाँ कोई और नंबर नहीं है, कंटिन्यूसली नहीं है। इसलिए जो इरेशनल नंबर होते हैं वो कंटिन्यूसली होते हैं, वो रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं, मतलब रिपीट नहीं होते डिजिट्स, लेकिन कंटिन्यूसली होते हैं, तो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। यहाँ पे देख लें, इसकी एग्जांपल्स है, डेसिमल फॉर्म्स होती है, ये याद रखिएगा। एग्जांपल्स देख लें, हमारे पास 2 स्क्वायर रूट है, तो इसको हम लोग अगर देखें तो यहाँ पे ये रिपीट नहीं हो रहे। देखिए 4 1 2 फिर 4 1 3 है, नहीं मतलब रिपीट नहीं हुआ। 4 1 2 4 1 2 नहीं था, 4 1 3 आ गया, मतलब ये रिपीट नहीं हो रहे नंबर्स, लेकिन कंटिन्यूसली है। ठीक है, ये नॉन टर्मिनेटिंग भी हो गए और नॉन रिपीटिंग भी हो गए। इसके अलावा हमारे पास इसमें एग्जांपल्स आ जाती है 11 √23 √20 मतलब 7 एक्सेट्रा, ये सारे जो है हमारे पास इसके एग्जांपल्स हैं। इसके अलावा हमारे पास अगर पाई देखें, पाई की वैल्यू क्या होती है? 3.1415। तो ये भी हमारे पास देखिए कंटिन्यूसली है, लेकिन इसमें भी यहाँ पे हमारे पास ऐसा नहीं है 1414 नहीं था, 14159 है, मतलब रिपीट नहीं हो रही, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया और नॉन रिपीटिंग हो गया। ठीक है, हो गया। यूलर नंबर्स ई को हम क्या कहते हैं? उसके हम लोग जब हम लोग कैलकुलेटर में वैल्यू निकालें तो हमारे पास ये वैल्यू आती है, लेकिन ये भी हमारे पास रिपीट नहीं हो रही। आप देखिए 71828 मतलब रिपीट नहीं हो रही, देन कंटिन्यूस भी है, तो ये हमारे पास क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग हो गया। आई होप आपको यहाँ तक समझ आई हो। तो हम लोग आगे जाते हैं, अब हम जाएंगे किसकी तरफ? रैशनल नंबर्स की तरफ।
जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, क्यू से। अब हम बात करें रैशनल नंबर्स की, तो रैशनल नंबर्स में हमारे पास इसको हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं, और इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास इंटीजर्स आ जाते हैं और नॉन इंटीजर्स आ जाते हैं। इनको हम कुछ लोग इंटीजर्स भी कहते हैं, नॉन इंटीजर्स भी कहते हैं। तो इंटीजर्स होते हैं उनको हम किससे डिनोट करते हैं, जेड से डिनोट करते हैं। इंटीजर्स वो नंबर्स होते हैं जो हमारे पास मतलब पॉइंट के डेसिमल्स फॉर्म में नहीं होते, लेकिन हमारे पास वो नंबर्स में होते हैं, जैसे कि 0, 1, 2, 3, -3, -4, इसके अंदर हमारे पास ये आ जाते हैं। इंटीजर्स हमारे पास नेगेटिव इंटीजर्स जो होते हैं वो हमारे पास इंटीजर्स होते हैं, वो हमारे पास माइनस वाले होते हैं, -1, -2, -3। और हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए या नेचुरल इंटीजर्स होते हैं वो हमारे पास 1, 2, 3, 4 सो ऑन, ठीक है। और हमारे पास जो न्यूट्रल होता है, जो पॉजिटिव भी नहीं होता और नेगेटिव भी नहीं होता, वो हमारे पास 0 होता है, ठीक है। हमारे पास कौन सा नंबर होता है, 0 होता है, ओके। और इसके अलावा हम 0 से लेके जो आगे पॉजिटिव जितने भी नंबर हैं उनको हम क्या कहते हैं, होल नंबर्स कहते हैं। इनको हम लोग W से डिनोट करते हैं, नेचुरल नंबर्स को हम लोग N से डिनोट करते हैं। और इसके अलावा ये मैंने अभी आपको ऊपर भी बताया कि इंटीजर्स होते हैं वो हमारे पास डेसिमल्स वैल्यूज़ नहीं होती है। और अगर हम बात करें फ्रैक्शन, नो फ्रैक्शन इसलिए लिखा है क्योंकि अगर फ्रैक्शन को सॉल्व करें तो वो डेसिमल वैल्यूज़ आती हैं इससे। तो इट्स मीन इंटीजर्स जो हैं वो हमारे पास ना फ्रैक्शन फॉर्म में होते हैं ना डेसिमल फॉर्म में, वो हमारे पास प्योर डिजिट फॉर्म में होते हैं, ठीक है। नॉन इंटीजर्स की बात करें तो जाहिर सी बात है, जब हमारे पास ये नंबर्स इंटीजर्स हैं तो नॉन इंटीजर्स इनके मिड वाले होंगे, ऑलराइट। तो यहाँ देखें हमारे पास नॉन इंटीजर रैशनल नंबर्स के अंदर नॉन इंटीजर्स नंबर्स क्या होते हैं, दे कैन बी रिटन एज फ्रैक्शंस बट द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर डज नॉट रिजल्ट इन द होल नंबर, यानी होल नंबर में से उसका आंसर नहीं आता, ऑलराइट। इसके अंदर हमारे पास नॉन इंटीजर्स में हमारे पास दो तरह की टाइप्स आ जाती है, टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। हमने इररेशनल नंबर पे पढ़ा था डॉट टर्मिनेटिंग और डॉट रिपीटिंग, ठीक है ना। तो अब आपको इधर क्लियर हो जाएगा बिल्कुल तरीके से, सही तरीके से कि वह टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में क्या फ़र्क होता है। टर्मिनेटिंग वो होता है, देखिए जैसे मैंने आपको वहाँ पे बताया था कि 1/2 है, 1/2 जब हम सॉल्व करेंगे तो वो सॉल्व हो जाएगा। इसके अलावा आगे कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा है या ना कंटिन्यूस भी नहीं हो रहा है, मतलब एग्जैक्ट सॉल्व हो चुका है। इसी तरह 7/10 ये भी सॉल्व हो गया है, इसके मतलब इसको हम लोग फर्दर हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारे पास डिवाइड हो चुका है। अगर हम रिपीटिंग की बात करें तो आप देखें हमने जब 4/3 को सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आ रहा है 1.3333। अब ये रिपीट हो रहा है डिजिट, तो इसलिए हम इसको कहते हैं रिपीटिंग रैशनल नंबर, ऑलराइट। अब आप लोगों को समझ आ गई होगी कि नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग में क्या फ़र्क है और ये रैशनल नंबर क्यों है और वो इररेशनल नंबर क्यों है। स्टूडेंट्स, अब आपको मैं समझा रही हूँ प्रॉपर्टीज़ ऑफ रैशनल नंबर्स। तो अब आप लोगों ने इसको गौर से सुनना है क्योंकि इनसे हमारे रिलेटेड कुछ सवाल क्वेश्चंस हैं जो हम लोगों ने एक्सरसाइज में सॉल्व करने हैं। तो रैशनल नंबर्स को हम लोग विद रिस्पेक्ट टू एडिशन करेंगे और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्लोजर की बात करें तो क्लोजर एक कंडीशन इन्होंने दी हुई है, एक प्रॉपर्टी दी हुई है, सारी प्रॉपर्टीज़ के नाम दिए हुए हैं और यहाँ पे हम लोग एडिशन और मल्टीप्लिकेशन से करेंगे। अगर क्वेश्चन ऐसा हो कि हमारे पास a + b हो तो उसका रिज़ल्ट हमेशा हमारे पास क्या आएगा, रैशनल नंबर आएगा। इसके अलावा अगर हमारे पास a × b हो तो उसका रिज़ल्ट भी हमारे पास रैशनल नंबर आएगा। रैशनल नंबर्स हमने बताया था, रैशनल नंबर आएगा कि रियल नंबर्स आएगा, जी रियल नंबर्स आएगा। क्यों, क्योंकि ये रियल नंबर्स r जो है वो हमारे पास किससे डिनोट होता है, रियल नंबर से। मैं आपको एक एग्जांपल दूँ, जैसे कि अगर हम लोग इसमें a हम ले लें 5 ले लेते हैं और प्लस कर दें b हमारे पास आ गया 3, तो इससे हमारे पास क्या आएगा, 5 में 3 प्लस करें तो क्या आता है, 8 आता है ना हमारे पास। तो देखिए ये हमारे पास कौन सा नंबर है, रैशनल नंबर ही है। अगर हम फ्रैक्शन में भी ले लें तो देन भी हमारे पास इसी तरह ही, मतलब रियल नंबर्स तो हमारे पास सारे होते हैं ना। मैंने आपको भी बताया था पिछले दिनों, मतलब पिछले उस पर बताया था, टॉपिक पे बताया था कि रैशनल नंबर्स हमारे पास इररेशनल और रैशनल दोनों होते हैं ना। तो रियल नंबर वही आएगा आंसर जो हमारे पास इररेशनल नंबर्स और रैशनल नंबर्स पे ही से आएगा। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हम लोग एडिशन विद रिस्पेक्ट टू
एडिशन देखें तो हमारे पास a प्लस बी जो है वो किसके इक्वल होगा, b प्लस a के। यानी कि अगर हम लोग इसमें ये देख लें कि a हमने 2 ले लिया प्लस b हमारे पास 4 है, और तो b हमारे पास क्या है 4 है और a हमारे पास क्या है 2 है, तो देन इससे जो आएगा आंसर वो दोनों के इक्वल ही होगा, सेम है। तो हमारे पास एडिशन में इस तरह से होता है। यहाँ पे अगर देखें इसी तरह कर ले, 2 को हम लोग 4 के साथ मल्टीप्लाई कर लें और 4 को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे पास रिजल्टेंट सेम आएगा। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास ये कंडीशंस दी हुई होती हैं, इनको आपने देखना होता है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन हमें ये कंडीशन याद करनी होगी। तो इनसे जो आंसर, मतलब इस साइड से जो आंसर आएगा और इस साइड से जो आंसर आएगा वो दोनों इक्वल होंगे। मैं आपको एक करके सॉल्व करके दिखा देती हूँ। अगर हम a को हम ले लें 4 ले लें और प्लस देन हमारे पास b हमारे पास हो गया 2 प्लस 3, देन यहाँ पे भी a हमारे पास 4 है प्लस 2 और c हमारे पास 3 हो गया। देन यहाँ से हमने 4 को यूँ ही लिखा, यहाँ से इन दोनों को प्लस किया तो 5 आ गया। देन यहाँ से हमने इनको किया तो 6 आ गया प्लस 3, इधर से भी 9 आ गया, इधर से भी 9 आ गया। तो आई होप आप लोग को पता चल जाएगा कि एक साइड हमारे पास जो रिजल्टेंट दे रही है वही हमारे पास दूसरे रिजल्टेंट भी दे रही है। तो इस ऐसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। लेकिन कंडीशन देखें आप, कम्यूटेटिव और ज़्यादातर स्टूडेंट जो है वो कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। आप यहाँ देखें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पे सिर्फ बी की प्लेस चेंज हुई है, सी बी की प्लेस चेंज हुई है, ए इधर गया है, बी इधर आया है, ठीक है, इस जगह पे। यहाँ पे भी सिंपल यही हुआ है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास सिर्फ ब्रैकेट्स चेंज हुई है। यहाँ पे ब्रैकेट ए और बी के ऊपर लगी है और यहाँ पे बी और सी के ऊपर लगी है। इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन में सब जगह से मल्टीप्लाई का निशान है और इन दोनों के आंसर सेम आएगा। आइडेंटिटी में हमारे पास क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अगर हम देखें आइडेंटिटी में ज़ीरो जहाँ पे है यह हमारे पास किसकी इलामत है, किसकी निशानी है, आइडेंटिटी है एडिशन की। और इधर 1 जो है मतलब आंसर जो हमारे पास आएगा ना 0, वो हमारे पास एडिशन की आइडेंटिटी है। और अगर हमारे पास आंसर 1 आता है तो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ इधर, तो यहाँ इन्होंने a मल्टीप्लाई 1 किया हुआ है। अदरवाइज़ अगर हम बात करें कि हमारे पास क्वेश्चन है 1 बाय, तो इसको करें तो इधर से भी आंसर हमारे पास 1 आ रहा है, तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी है। ऑलराइट, इन्वर्स की बात करें तो इन्वर्स में हमारे पास यहाँ देखें इन्वर्स ए ये पॉजिटिव है और यहाँ हमारे पास नेगेटिव है। तो ये हमारे पास जो इसका उलट होता है हमेशा उसको हम लोग कहते हैं इन्वर्स। और एडिशन में हमेशा हमारे पास आंसर 0 आएगा और मल्टीप्लिकेशन में हमेशा हमारा आंसर 1 आएगा। ऑलराइट, ज़रूरी नहीं है, लेकिन इन्वर्स जो होता है इसका ऑपोजिट होता है, यानी ए का इन्वर्स क्या है 1 बाय ए। अगर हम बात करें 7 का इन्वर्स हमारे पास क्या होगा 1 बाय 7, 6 का इन्वर्स क्या होगा 1 बाय 6। ऑलराइट, इधर से हम कट करेंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा 1। अब हमारे पास आ जाती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अब हमारे पास ये 2 मेन जो प्रॉपर्टीज़ है जो हमारे पास बुक पे ही आपकी डिस्कस हुई हुई है, ओवर एडिशन और ओवर सब्ट्रैक्शन। तो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास मल्टीप्लिकेशन भी यूज़ होता है और एडिशन, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ऑलराइट, तो इसको हम लोग अगर देखें तो ए मल्टीप्लाई करें तो ए भी आएगा प्लस और ए सी। अब इनको सॉल्व करेंगे हमारे पास देखें, इनको हम सॉल्व करें, इस साइड को पहले सॉल्व कर ले, इस साइड को हम सॉल्व करें ना, तो हमारे पास जैसे ये है ए हमारे पास क्या है 5, बी क्या है 6 प्लस सी क्या है 9। इनको हम सॉल्व करेंगे तो इन दोनों को प्लस कर ले तो क्या आता है हमारे पास 9 में 6 प्लस करें तो हमारे पास आता है तो ए बी प्लस ए सी। इससे हमारे पास आंसर देखें, ए हमारे पास क्या है 5,
इसके साथ b मल्टीप्लाई हो रहा है, b क्या है 6, a क्या है 5, c क्या है 9। अब एक को इसके साथ, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर ले, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, ये वाली साइड सॉल्व करें तो हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा 45 आ जाएगा। इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, कौन सी साइड करते हैं, ये वाली साइड करते हैं। ये वाली साइड क्या है, a प्लस सी इज इक्वल टू, तो देन a हमारे पास क्या था 5 था, b हमारे पास 6 है, प्लस हमारे पास 9 है। तो इनको इसके साथ मल्टीप्लाई करें पहले तो हमारे पास 30 आ गया, यहाँ से इसको इसको इसके साथ करें तो हमारे पास 45 आ गया, और हमारे पास दोनों हमारे पास इक्वल आ गए। हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये है। देन हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ ओवर मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन जो है वो भी हमारे पास सेम है। आप इसको सॉल्व करेंगे आपके पास दोनों साइड्स का आंसर सेम आएगा। ऑलराइट, अब हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ है। प्रॉपर्टीज़ को आप लोग स्टूडेंट्स बहुत गौर से सुने, जब आपको ये प्रॉपर्टीज समझ आ जाएगी तो आपके क्वेश्चंस बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे। प्रॉपर्टी ऑफ इक्विलिटी, इक्विलिटी से हमें पता चल रहा है कि हमारे पास प्रॉपर्टीज़ में क्या साइन यूज़ होगा, इज इक्वल का। ऑलराइट, सबसे पहले प्रॉपर्टी हमारे पास आती है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, हमारे पास जो हमारे पास एक नंबर होता है वही सेम नंबर दूसरे के भी इक्वल होते हैं, यानी a इज इक्वल टू ए सी। अगर हम बात करें, अगर कोई भी नंबर हो, अगर हम कहें b इज इक्वल टू बी, मतलब b a के इक्वल ही, से b के ही इक्वल है। इसके अलावा हम कहें 1 इज इक्वल टू 1, 2 इज इक्वल टू 2। ऑलराइट, इसके अलावा हम कहें 9x इज इक्वल टू 9x, 4x इज इक्वल टू 4x। ऑलराइट, एक ही नंबर आपका दूसरे सेम नंबर के साथ। इसके बाद हमारे पास आ जाता है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या होता है, a जो है वो b के इक्वल है तो दैट b जो है वो a के भी इक्वल है। यानी कि अगर हम इसमें नंबर से करें तो 9x अगर 4x के इक्वल है तो 4x भी हमारे पास 9x के इक्वल है। यहाँ पे ये कंडीशन है। ऑलराइट, ट्रांजिटिव पे हमारे पास क्या कहा है कि अगर a जो है वो b के इक्वल है और b जो है वो c के इक्वल है तो a हमारे पास c के इक्वल है। अगर मैं आपको एक कंडीशन देती हूँ कि अगर 2 जो है वो 4 के इक्वल है और 4 जो है वो 3 के इक्वल है, तो इसका मतलब कि हम कह सकते हैं कि 2 जो है वो 3 के इक्वल हो सकता है, क्योंकि 4 और 2 दोनों सेम है, इक्वल है। तो इट्स मीन कि 4 जो है वो 3 के इक्वल है तो 2 भी हमारे पास 3 के इक्वल हो सकता है। ये मैंने एक ऐसे एग्जाम्पल दी है, ठीक है। एडिस्टिव, एडिस्टिव का मतलब देखिए आप, एडिस्टिव यहाँ पे क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। इफ़ a इज इक्वल टू b, यहाँ वो कह रहे हैं कि अगर a b के इक्वल है देन ये कंडीशंस दी हुई होती है, ठीक है ना। तो देन क्या होगा, a प्लस सी और b प्लस सी। अब आप यहाँ पे सोचें कि ये क्या चीज़ कह रहे हैं। इधर मैंने आपको कुछ नंबर्स दिए हैं, इसको इस पर पुट करें, यानी कि a जो है और b जो है वो हमने सेम लिया है, ठीक है। a क्योंकि a और b जो है वो दोनों इक्वल है, यानी 5a लिया है तो हमने 5b भी लिया है। तो इनको हम जब इस कंडीशन में सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर सेम आएगा। 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 5 प्लस 3, दैट आंसर इज 8 इज इक्वल टू 8। यानी यहाँ पे हमारे पास ये कंडीशन दी हुई है, इसको हम लोगों ने, इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, एडिसिव। क्योंकि सेम नंबर है लेकिन डिफरेंट नंबर पे हम लोग, लेकिन हमारे पास देखिए सेम नंबर कंडीशन में दिया हुआ है, सेम नंबर के साथ दोनों डिफरेंट a हमारे पास डिफरेंट नंबर है, b हमारे पास डिफरेंट नंबर है, लेकिन हमारे दोनों एक ही के साथ ऐड हो रहे हैं, लेकिन आंसर दोनों का सेम है क्योंकि हमारे पास कहा हुआ है कि a इज इक्वल टू b और a दोनों इक्वल है। ऑलराइट, अगर हम बात करें अब 5 वाली प्रॉपर्टी की तो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास क्या कंडीशन दी हुई है कि इफ़ a इज इक्वल टू b, यानी अगर a b के इक्वल होगा तो दैट क्या होगा, a c एंड b c। अब ये हम किस तरह करेंगे
इसके लिए हम ले लेते हैं 2 और 3, छोटे छोटे नंबर ले रही हूँ कि आप लोगों का इजीली सॉल्व हो सके, ठीक है। अब ए की जगह सॉरी, ए और बी तो इक्वल थे, तो इधर हम लोग 2 ही लेंगे क्योंकि सेम है ना। तो ए हमने 2 ले लिया, ए की जगह बी, सी हमारे पास 4 है, इसी तरह बी हमारे पास 2 है और सी हमारे पास 4 है। यहाँ से हमारे पास आंसर 8 आ गया, यहाँ से हमारे पास आंसर 8 आ गया, यानी हमारे पास आंसर ये हमारे पास कंडीशन सही हो गई, ठीक है। ऑलराइट डियर वाइज स्टूडेंट्स, अब हमारे पास सिर्फ ये थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ रह गई। इसके बाद हम लोग जाते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। कैंसिलेशन विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। यहाँ पे हम देखें, गौर करें तो a प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस b प्लस सी, देन a इज इक्वल टू b। अब यहाँ वो कह रहे हैं कि कौन सा नंबर कैंसिल हुआ है, तो हम लोगों ने कहा है कि a इज इक्वल टू b। तो हमारे पास c जो है वो यहाँ से कैंसिल हुआ है, तो हमारे पास a इज इक्वल टू b आया ना। तो वो कैसे आया है, अगर हम बात करें, हमने पिछला क्वेश्चन किया था जिसमें हमने कहा था 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 5 प्लस 3, तो इस पर ये नंबर हटा था तो 5 इज इक्वल टू 5 आया था ना। ए और बी 5 ही थे ना हमारे पास वहाँ पे, तो कैसे हुए थे, हाउ इट इज़ पॉसिबल। तो यहाँ आप गौर से देखिए, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, जब ये नंबर इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये 0 आएगा यहाँ से, तो देन ये आएगा। समझ आ गई, कैंसिलेशन इसको कहते हैं। विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन में भी हमारे पास कैंसिलेशन ही हुई थी ना इसकी, तो हमारे पास ये आया था। तो कैसे आया था, हमने यहाँ दोनों तरफ डिवाइड किया था, ए सी को डिवाइड सी के साथ किया और यहाँ पे भी बी सी को साथ डिवाइड किया, तो ये सी सी कट गया, तो क्या रह गया था, ए इज इक्वल टू बी। मतलब इन्होंने इस तरह प्रूफ करके बताया कि ए इज इक्वल टू बी, यहाँ इस लॉजिक से हमने इसको इधर ये इज इक्वल टू लिखा है। ऑलराइट, अब हमने पिछली प्रॉपर्टीज़ क्या पढ़ी थी, पिछली प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी थी इक्वलिटी की, और यहाँ पे अब इसका ऑपोजिट क्या है, इनइक्वलिटी। इनइक्वलिटी का मतलब या तो ग्रेटर देन होगा या तो स्मॉलर देन होगा। ऑलराइट, तो यानी कि सारी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है इस पर इज इक्वल की जगह पे कौन सा साइन होगा, या तो ग्रेटर देन होगा या तो लेस देन होगा, बाकी इसमें कोई भी मुश्किल चीज़ नहीं है, बस आपने इसको समझना है और फिर देन आपने इसको अप्लाई करना है अपनी एक्सरसाइज पे। चलिए अब हम एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं। आई होप आप लोग को सारी प्रॉपर्टीज़ क्लियरली समझ आ गई हो, मैंने बहुत आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश की है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है 3/4। 3/4 का हम अगर कैलकुलेटर में आंसर निकालें तो हमारे पास आता है 0.57। लेकिन अगर हम लोगों के पास कैलकुलेटर ना हो तो हम किस तरह सॉल्व करें, तो नंबर लाइन बनाने का मेथड इस तरह है कि इस तरफ नेगेटिव होते हैं, इस तरफ पॉजिटिव होते हैं। ऑलराइट, यहाँ तक तो आप सबको आना ही चाहिए क्योंकि हम ये छोटी सी क्लास में भी हम लोग यही सारे टॉपिक्स पढ़ते आ रहे हैं। ऑलराइट, तो देन हम लोग गौर से देखें। आप लोग सबसे पहले आपने क्या देखना है कि इसका डिनोमिनेटर क्या है, 4 है। 4 में से 1 माइनस करें तो कितने बचते हैं, 3। तो इस सब के बेड में आपने कितनी लाइन्स ड्रॉ करनी है, 3 लाइन्स ड्रॉ करनी है। अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं है तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ऑलराइट, देन अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ से गिनना स्टार्ट करना है 0 से। क्यों, क्योंकि आपके पास जो नंबर है ये इससे बड़ा है और हमारे पास ये हमारे पास 0 और 1 के दरमियान में लाई करता है। राइट, ये देख भी ले आप लोग, लेकिन हमारे पास कैलकुलेटर नहीं है तो हमारे पास हमें पता नहीं है। तो हमें क्या करना है, जब डिनोमिनेटर इससे बड़ा होगा और करीब करीब हो गए तो ये हमारे पास 0 और 1 के दरमियान में ही लाई करेगा। ओके, तो अब यहाँ देखिए हमारे पास हमने ये पार्ट कर लिया। अब यहाँ से हम लोगों ने कितने गिनने हैं, 3। यहाँ से 1 2 3, यहाँ पे जो नंबर आ गया ना, ये हमारे पास ये लाइन, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास 3/4 है।
ऑलराइट, इजी है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे भी हम यही अप्लाई करते हैं। 1/-1/3 है, यानी हमारे पास किस तरफ जाना है, हमने इस तरफ जाना है, माइनस की तरफ। सही है। हम यहाँ पे -1 पे जाएंगे तो हमने सबसे पहले इसमें से 1 माइनस किया तो कितने डालने हैं, हमने 2 डालने हैं लाइन्स। कितनी यहाँ से 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। देन हमने यहाँ से कितनी गिनी है 1, किधर आ गया यहाँ पे हमारा क्या आ गया -1/3। क्वेश्चन नंबर 7 जो था वो पॉजिटिव था, जिसका था 1/3, तो वो हमारे पास किधर आएगा, इस तरफ आएगा। तो अगर हम ये क्वेश्चन में इसी में सेम इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि यहाँ माइनस था वहाँ पॉजिटिव होगा, तो आप पॉजिटिव साइड पे जाएंगे और यहाँ से गिरेंगे तो आपके पास सेम यहाँ पे इधर आएगा 1/3। तो आप ये अलग क्वेश्चन है लेकिन मैं आपको एक साथ करवा रही हूँ कि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। ऑलराइट, अब देन हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 13, सॉरी 13 नहीं है 3 है। 3 हमारे पास क्वेश्चन है जिसके अंदर हमारे पास 4 होल नंबर है 1/3। अब यहाँ पे आप देखिए ये कंडीशन तो चेंज थी, यहाँ पे तो 1/3 है। तो अब आप यहाँ देखिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि 4 से हम स्टार्ट करेंगे, यानी कि जो भी नंबर होगा वो 4 से आगे है, पीछे नहीं है, ठीक है। और अगर आपके पास कैलकुलेटर में करोगे तो 4.5 आएगा, लेकिन अगर कैलकुलेटर नहीं है तो आप इसको पहले सॉल्व से फ्रैक्शन फॉर्म में लेके आएंगे, होल फॉर्म से, ठीक है। मिक्स फ्रैक्शन है ना ये तो इधर से इसको मल्टीप्लाई करें यहाँ से, तो हमारे पास क्या आ गया, यहाँ से 8 और +9 करें, यहाँ से +1 करें तो क्या आ गया हमारे पास 9/2। 4 से आगे हमने जाना है और हमने ये सॉल्व करना है, ठीक है। पहले हम नंबर लाइन बना लेते हैं। ये पॉजिटिव है तो मैं नेगेटिव नहीं बना रही, मैं सिर्फ पॉजिटिव बना रही हूँ फिलहाल, ओके। टाइम कम है, ओके। अब सबसे पहले हम यहाँ देखें तो हमने कितने कितने पार्ट्स करने हैं, सब में कितनी लाइन डाल दी है, 1 सही हो गया। अब 9 यहाँ पे थोड़ा सा चेंज इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे 9 है, तो यहाँ से गिनना स्टार्ट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कहाँ आया, यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आया हमारे पास, अब ये नंबर नहीं लिखना आपने क्वेश्चन ही लिखना है 4 1/3। ऑलराइट, हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, वो हमारे पास √8 है, तो इसके लिए हमारे पास कैलकुलेटर की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो हम यहाँ से हमने जब कैलकुलेटर से निकाला तो हमारे पास 2.828 आया। तो अगर हम लोग देखें 2.8 भी ले लें हम लोग तो हमारे पास सही है। तो ये माइनस में है तो हम इस तरफ जाएंगे, तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ ये बना लेती हूँ मैं। आप लोग फुल नंबर लाइन्स बनाए क्योंकि वो अच्छी एग्जामिनर को ज़रा अच्छा भी लगता है कि इनको पता है, ठीक है। तो देन हमारे पास यहाँ से हम इस तरफ जाएंगे तो हमारे पास अब हम लोग 8 लेंगे। हम तो क्या करेंगे, इनके दरमियान में हम क्या कर लेंगे 10 डाल लेते हैं लाइन्स। तो अब आप यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह डाल लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहाँ से 1 से आप गिनना स्टार्ट करें, 8 लाइन्स कितनी होती है यहाँ पे आता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे। हमेशा क्वेश्चन लिखा करें, जो आंसर आया करे वो ना लिखा करें, याद रखें, ठीक है। जो क्वेश्चन हो वही लिखें। सेम यहाँ पे यही है, तो यहाँ पे आप करेंगे 1 2, इसके मतलब सबके दरम्यान में आप कितनी लाइन्स डाल लेंगे 10 लाइन्स डाल लेंगे, और 10 लाइन्स के बाद आप यहाँ क्या लिखेंगे, क्वेश्चन लिख देंगे। ऑलराइट, ये हमारे पास बिल्कुल सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है, -9/2 आ जाएगा। और फिर आप उसके बाद यहाँ पे सब में 1 लाइन्स डालेंगे, सही है। और देन हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा सॉरी यहाँ तो प्लस है, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -4 1/2, जो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में समझाया हुआ भी
है। ऑलराइट, अब -7/8 यह हमारे पास किधर लाई करता है, माइनस इस जगह पे, इन दोनों के दरम्यान में लाई करता है। तो हम क्या करेंगे, 7 पोर्शन में डालेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। देन हम यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे एक आ रहा है -7/8। ऑलराइट, आप लोग को ये वाले फर्स्ट क्वेश्चन समझ आ गया होगा। मैंने बहुत आसान तरीके से समझाने की कोशिश की है। आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो इसमें हमने क्या करना है, प्रॉपर्टीज़, जो हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, जो हमने समझी थी, वही प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे उसके हमने क्या लिख रहे हैं, नेम्स लिख रहे हैं। आप लोग क्वेश्चन इसी तरह लिख सकते हैं कि बीच में आप ऐसे लाइन ड्रॉ करें, यहाँ पे क्वेश्चन लिखें और यहाँ पे उनकी प्रॉपर्टीज़ के नेम लिखें। ऑलराइट, यहाँ पे आप गौर से देखें तो हमारे पास 1 मल्टीप्लाई हो रहा है इस फुल ब्रैकेट y-2 के साथ, और आंसर हमारे पास आ रहा है y-2, यानी ये सिर्फ इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, मल्टीप्लिकेटिव। कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, मल्टीप्लिकेटिव। सही हो गया। देन यहाँ पे हम अगर देखें, यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। यहाँ 0.2 को इन्होंने कहा है 5 के साथ मल्टीप्लाई कर, तो हमारे पास आंसर आता है 1। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। 0.2 को अगर हम सॉल्व करें, पॉइंट हटाएं, तो यहाँ से 1 आता है, यहाँ पे हम लिखेंगे 0। तो हमारे पास ब्रैकेट के बाहर 5 था और ये 1 है। इधर से हमारे पास आ गया 2 5। इधर से हम इसको काटें, 1 और 1 और यहाँ पे आ गया 5। तो ये हमारे पास 1/5। अब अगर आप देखें कंडीशन, तो ये हमारे पास कौन सी कंडीशन आ रही है, इन्वर्स। और कौन सा इन्वर्स, विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। जब इनको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आ रहा है, 1, जो आइडेंटिटी में हमें बताया था। ये कौन सा हो गया, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इन्वर्स। ऑलराइट, यहाँ पे हम देखें, यहाँ पे लिखा है 1x + 2 + y। यहाँ पे y + x + 2। यहाँ पे देखा जाए तो x y जो है उसने सिर्फ हमारी प्लेस चेंज किया। जब प्लेस चेंज होती है तो कौन सी प्रॉपर्टी होती है, कम्यूटेटिव। कौन सी प्रॉपर्टी होती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ऑलराइट, यहाँ पे देखा है -3b + 3b। यहाँ पे कौन सा यूज़ हो रहा है, देखें ऑपोजिट, इन्वर्स हो रहा है, और मिड में हमारे पास पॉजिटिव का साइन है। तो हम कहेंगे कौन सा, एडिटिव इन्वर्स। यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास x + 5 - 1, x + 5 - 1। लेकिन यहाँ पे हमारे पास ब्रैकेट्स चेंज हुई हैं। मैंने कहा था जिसमें सिर्फ ब्रैकेट्स चेंज होती हैं, वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है, एसोसिएटिव। जिससे प्रॉपर्टीज सही से समझी होंगी ना, उनको ये प्रॉपर्टीज इजीली समझ आ रही होंगी। अब यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे -3 मल्टीप्लाई हो रहा है और इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ। लेकिन यहाँ पे आप कंडीशन देखें, ये कौन सी कंडीशन है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो रही है, और कौन सी, ओवर द सब्ट्रैक्शन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर सब्ट्रैक्शन। अगर आपको ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे मैं दिखाऊँ आपको, एक मिनट, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ ओवर सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ओवर, यहाँ देखें मल्टीप्लाई भी हो रहा है, साथ में सब्ट्रैक्शन भी हो रहा है। तो आंसर हमारे पास ए भी हो रहा है, सी आया, ठीक है। तो अब अगर हम लोग उस क्वेश्चन, सेम वही कंडीशन है। अगर हम देखें ना, यहाँ पे ए लिख लें और इसको हम बी कर लें और इसको हम सी कर लें, तो हमारे पास यही कंडीशन है।
और ए बी से हमारे पास ए बी जो है ना, इससे हमारे पास ये आंसर आया, और फिर इसी तरह ए सी से हमारे पास क्या आंसर आया, ये आंसर आया। ठीक है ना, इसलिए हम इसको कौन सा कह रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ओवर सब्ट्रैक्शन। ऑलराइट, अब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हमारे पास यहाँ पे देखें ये कौन सी कंडीशन है, प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वलिटी। ठीक है, अब यहाँ पे देखें लेस देन लिखा है और यहाँ पे कह रहे हैं x जो है वो लेस देन 0 है। अब लेकिन हमें कंफर्म नहीं पता कि x कौन सा है, कौन सा नंबर है, तो हम 0 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये पॉइंट हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, अब हमारे पास लेस देन है तो हमें पता नहीं है कि कौन सा है। लेस देन किधर होता है, यहाँ पे होता है कि यहाँ पे, यहाँ पे होता है। इस तरफ हम ऐसे करके लाइन ड्रॉ करेंगे, लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ऐसे एरो बना देंगे कंटिन्यूसली। अब हमें नहीं पता कि कहाँ है। सही हो गया, इसको हम यहाँ पे दे देंगे x। ये हम लोग सर्कल फिल नहीं करेंगे। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 2 है, वो यहाँ पे कह रहे हैं कि -3 जो है वो लेस देन है x के, और 3 जो है वो ग्रेटर देन है x के। तो अब हमारे पास x जो है वो -3 और +3 और -3 के दरमियान में लाई करता है, लेकिन हमें पता नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक सर्कल बना देंगे और एक सर्कल यहाँ पे बना देंगे, और उसको हम लोग आपस में ज्वाइन कर देंगे, लेकिन सर्कल फिल नहीं करेंगे। सर्कल कब फिल करेंगे ये मैं आपको, आगे क्वेश्चंस आएंगे उसमें हम आपको बताएंगे कि हम सर्कल कब फिल करेंगे। इसके ऊपर हम लिख देंगे क्वेश्चन इसी तरह। ऑलराइट, ये हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया, इजी है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है, x जो है वो ग्रेटर देन भी है और इक्वल देन भी है -8 के। यहाँ पे दो बातें एक साथ की हुई हैं। ठीक है, ये जो लाइन नीचे लगी होती है इसका मतलब होता है इक्वल और इसका मतलब है ग्रेटर। देन हमारे पास -8 कहाँ लाई कर रहा है, यहाँ पे। यहाँ पे हम सर्कल बना लेंगे, लेकिन हमें पता नहीं है कि ग्रेटर देन है। माइनस में हमेशा ग्रेटर ये नंबर्स होते हैं। ऑलराइट, अब हम देखें यहाँ से हम इस तरफ कर देंगे, ऐसे लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, लेकिन हमें पता नहीं है कि कौन सा नंबर x है। अब यहाँ पे इक्वल है ना, तो इसको हम क्या कर देंगे, फिल अप। समझ आ गई आपको। अब फिर हम कौन से वालों को करेंगे, जो सिर्फ इक्वल होंगे। यहाँ पे x माइनस एस ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन इधर होता है, तो हम इस तरफ जाएंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे ये। यहाँ पे हमारे पास x -3 से लेस देन है, तो लेस देन हमारे पास हमेशा इस तरफ होता है। लेस देन हमारे पास इस तरफ होता है, किस तरफ होता है, इस तरफ होता है हमेशा। तो -3 से हम किस तरफ जाएंगे, इस तरफ चले जाएंगे। ऑलराइट, अब -4 यहाँ है और +4 यहाँ है। यहाँ से यहाँ तक तो हमने लाइन ड्रॉ कर ली, लेकिन सर्कल हम कौन सा फिल करेंगे, ये -4 वाला कि -4 वाला, जी 4 वाला, क्योंकि सिर्फ 4 वाले के कंडीशन में हमें क्या कहा हुआ है, इज इक्वल बी और लेस देन x, और हम यहाँ लिख देंगे कंडीशन। ऑलराइट, आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 की समझ आ गई होगी। बहुत इजी मेथड है, मैंने इस जल्दी इसलिए किया क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई थी, हमने इंट्रोडक्शन बहुत ज़्यादा कर लिया था। अब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इसमें हमने क्या करना है, सिंपल प्रॉपर्टीज़ को आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहले प्रॉपर्टी की एग्जांपल्स तो मैंने पीछे प्रॉपर्टीज़ में भी दे दी थी, 9x इज़ इक्वल टू 9x, जो हमारे पास प्रॉपर्टी थी a इज़ इक्वल टू a। सबसे पहली प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी इक्वलिटी में, कौन सी प्रॉपर्टी थी, यस रिफ्लेक्सिव। ऑलराइट, अब हमारे पास दूसरी प्रॉपर्टी है, वो कह रहे हैं अगर x + 2 जो है वो y के इक्वल है, तो y x +
-3 के इक्वल है, तो देन हम कह सकते हैं कि x+2 जो है वो 2x -3 के इक्वल हो सकता है। ये वो वाली प्रॉपर्टी है जिसमें हमने कहा था कि a जो है वो b के इक्वल है और b जो है वो c के इक्वल है, तो हम कह सकते हैं a जो है वो c के इक्वल हो सकती है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, याद करें कि कौन सी प्रॉपर्टी है जिसमें हमने ये पढ़ा था कि a जो है वो b के इक्वल है और b जो है वो c के इक्वल हो सकती है। तो हम कह सकते हैं कि a और b दोनों भी इक्वल हो सकते हैं। तो वो हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी होती है, तो वो हमारे पास होती है ट्रांजिटिव। ठीक है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी होती है। ऑलराइट, इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है कि इफ़ 2x + 3 इज इक्वल टू y, दैट y इज इक्वल टू 2x + 3, यानी कि a इज इक्वल टू b, दैट b इज इक्वल टू a। तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है, सेकेंड वाली प्रॉपर्टी जो थी हमारे पास सिस्टम सिमेट्रिक। अब हमारे पास यहाँ पे क्या कह रहे हैं, इफ़ 3 जो है वो लेस देन है 4 के, तो -3 जो है वो ग्रेटर देन है -4 के। अब यहाँ पे हम गौर करें तो यहाँ पे इसको a लें, अगर हम बात करें तो ये बात तो ऑलरेडी ठीक है ना, ये ट्रू चीज़ है, तो इसको हम कौन सी प्रॉपर्टी कहेंगे, आप लोग सोचें ज़रा, कैन यू टेल मी। ये मैं आपसे कमेंट में पूछूंगी कि मैं इसलिए नहीं बता रही कि आप लोग मुझे बताएं कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये कौन सी कंडीशन है जिसमें हमने ये वाली प्रॉपर्टी पढ़ी है। ठीक है, आपकी बुक में मेंशन है, आप वहाँ से देख के मुझे बताएंगे कमेंट में। इफ़ 2y + 2w इज इक्वल टू p एंड p इज इक्वल टू 50, 2y + 2w इज इक्वल टू 50, यहाँ पे दोबारा पे हमारे पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी आ रही है। किस तरीके से, अगर हम इस पूरे को a ले लें, a जो है वो p के इक्वल है और p जो है वो c के इक्वल है, तो a जो है वो c के इक्वल हो सकता है, a जो है वो c के इक्वल हो सकता है। कौन सी प्रॉपर्टी आ गई हमारे पास, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। If x + 4 is greater than y + 4, then x - y। यहाँ पे आप गौर करें कौन सी कंडीशन है, कैंसिलेशन, और कैंसिलेशन कंडीशन विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक हो गया, कैंसिलेशन विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, एडिसिव। अब यहाँ पे हम बात करें तो 2 जो है वो ग्रेटर देन 5 है और 5 जो है वो ग्रेटर देन लेस देन 9 है, तो 2 जो है वो लेस देन 9 हो सकता है। तो अगर हम इधर कंडीशन देखें, a जो है वो इससे b से बड़ा है और b जो है वो इससे c से छोटा है, तो हम कह सकते हैं कि जो a है वो c से छोटा हो सकता है। मैंने इक्वलिटी में भी मैंने कहा था कि हम लोग जो इक्वलिटी की पढ़ रहे हैं वही सेम चीज़ है, बस हमारे पास इज इक्वल के साइन चेंज हो जाते हैं। अगर हम इक्वलिटी में देखें तो a इज़ इक्वल टू b है और b इज़ इक्वल टू c है, तो a c के इक्वल हो सकती है। तो कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, इन इक्वलिटी में भी हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी हो गई। ऑलराइट, तो डियर स्टूडेंट्स, आपको मेरे लेक्चर पसंद आया होगा। आई होप आप लोग को एक्सरसाइज क्लियर हो गई होगी, प्रॉपर्टीज़ क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, लेक्चर पसंद आया हो, तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा कि किसी और की भी हेल्प हो सके, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा कि नेक्स्ट एक्सरसाइज का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अल्लाह हाफ़िज़।